हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो पहले सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को बीच में जो है बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन लगा कर देखिए और पढ़ने का याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न जरूर मिले होंगे। तो बताने का प्रयास करिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती, सूरत नर्मदा, हैदराबाद जो कि आपका मूसी यहाँ पर बता रहा है, और बात करें उज्जैन की जो कि सेप्रा बता रहा है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सूरत, जो कि आपका बताना है नर्मदा नदी के पास ये शहर स्थित है। तो आपको बताना चाहूंगा कि सूरत शहर जो है वो ताप्ती नदी के पास स्थित है। कहाँ पे? ताप्ती नदी के पास स्थित है, ना कि नर्मदा नदी के बाद। तो यहाँ पर तारीफ के काबिल वो लोग होंगे जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है। ठीक है स्ट्रीम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले विभाजित किया। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले विभाजित किया, बताइए किसने विभाजित किया? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है हर्बर्टसन ने, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, विश्व को यदि बात करें प्राकृतिक प्रदेशों में किसने सबसे पहले विभाजित किया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पंतन में प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? कौन सा भारतीय पंतन प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। बंबई, कलकत्ता या मारमगोआ या कोचीन? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने कलकत्ता बताया है, कलकत्ता, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलकत्ता जो कि आजकल क्या बोला जाता है, कोलकाता, तो कोलकाता जो है ये प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। ठीक है, बाकी बंबई, मारमगाओ, कोचीन, ये सब क्या है? प्राकृतिक पोताश्रय हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झारिया कोयला स्तर, या आपका रानीगंज कोयला स्तर, या बोकारो कोयला स्तर क्षेत्र, या सिंगरौली कोयला क्षेत्र? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक मोटा कोयला स्तर कहाँ पाया जाता है? कोयला स्तर भी कह सकते हैं, कोयला का क्षेत्र भी कह सकते हैं, आप सभी लोग कुछ भी कहिए, बात एक ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है सिंगरौली कोयला क्षेत्र, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सिंगरौली कोयला क्षेत्र यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे मोटी कोयले की जो परत है वो सिंगरौली क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। सिंगरौली जो है पूरे विश्व में सबसे मोटी परत के लिए जानी जाती है। कौन से? कोयले की सबसे मोटी परत के लिए, सिंगरौली परत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, काफी सारे लोगों को मैं बताना लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कितनी मोटी परत होती है ये। तो 165 मीटर मोटी परत। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान में रखिए, 165 मीटर मोटी परत होती है ये सिंगरौली कोयला क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय मग्न तट, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट समगंभीरता रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 350 मीटर? तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 200 मीटर की। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट जो है समगंभीरता का कितनी, 200 मीटर निर्धारित की गई है। ग्रामीण नगरीय सातत्य की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। बताइए, ग्रामीण नगरीय सातत्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था?
तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर, देखिए काफी सारे लोग बताने स्टार्ट कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी को जितने भी लोगों ने बताया है आर ई डहल ने, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका बिली, तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका बिली, क्या ये सुलेमित दिख रहा है आपको? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि बिली यहाँ पर बता रहा है ये बिल्कुल गलत है। बाकी जापान, टाइफून और वेस्ट इंडीज हरिकेन और आपका बंगाल की खाड़ी चक्रवात, ये सब मिलेन सही है। ठीक है, चलिए, लोकतंत्र के आदर्श हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही आसान प्रश्न है, लोकतंत्र के आदर्श कौन है? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है उपयुक्त सभी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्राचीन यूनान में डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किस विचारक ने किया था? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया हीरोडस्टस, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अनिवार्य मतदान प्रणाली किस देश द्वारा लागू की गई? अनिवार्य मतदान प्रणाली जो है किस देश द्वारा लागू की गई? भारत या युगांडा या जनवादी चीन या अर्जेंटीना? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अनिवार्य मतदान प्रणाली जो है, काफी सारे लोग सोच रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर, देखिए काफी सारे लोग भारत भी बता रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है, अर्जेंटीना यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए या वह अपने पद से त्याग पत्र दे दे, तो उस स्थिति में राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालता है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए या वह अपने पद से त्याग पत्र दे दे, तो उस स्थिति में राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालता है? तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो कार्यभार संभालता है। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखा जा सकता है? निम्न में से किस प्रकार मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखा जा सकता है? देखिए बहुत ही कम समय बचा है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को पूरा अटेंड करिए, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक भी करें। ठीक है, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बाद में पछताने वाला काम नहीं करना है, हर एक प्रश्न ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रकार मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखा जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, काम रोको प्रस्ताव, ठीक है, ये मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखा जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा और प्रश्न पूछकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम प्रतिशत कितना है? मेघालय में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में? तो भारत में अनुसूचित जनजातियों का जो उच्चतम प्रतिशत है वो कहां पर है? उच्चतम प्रतिशत की बात कर रहा है, तो अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम जो प्रतिशत है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 63 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिजोरम जो है यहाँ पर लुसाई पाविस जो जनजाति है ये बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, अनुसूचित जाति में इसकी आता है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्धपोतों का निर्माण होता है? तो निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्धपोतों का निर्माण होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है 64 नंबर प्रश्न में? ऑप्शन नंबर
64 नंबर प्रश्न में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी काफी सारे लोग बता रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्धपोतों का निर्माण होता है? तो दोस्तों माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, मझगांव। ठीक है, मझगांव पोत निर्माण यार्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है अरब सागर में, कैस्पियन सागर में, मृत सागर में या लाल सागर में? तो सर्वाधिक लवणता दोस्तों यहाँ पर मृत सागर में पाई जाती है। ये मैंने अपने वीडियोज में कई बार बताया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सबसे अधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में। जी हाँ दोस्तों, चलिए 65 नंबर प्रश्न आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हांग हो नदी गिरती है, बताइए कहाँ गिरती है? चिली की खाड़ी में, पीत सागर में, जापान सागर में या दक्षिणी चीन सागर में? तो दोस्तों हांग हो नदी जो गिरती है वो गिरती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, चिली की खाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, हांग हो नदी जो है चिली की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा उसके सामने उल्लेखित खनिज का अग्रणी उत्पादक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया चीन, टंगस्टन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखने का अंतिम उत्पाद है व्यक्तित्व, सोच विचार, प्रत्यक्षीकरण या स्मृति? तो सीखने का जो अंतिम उत्पाद है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर व्यक्तित्व यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गेस्टाइल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से जुड़े मनोवैज्ञानिक हैं, बताइए। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। किराना गर्ल यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, गेस्टाइल्स स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ड्रीम से जुड़े मनोवैज्ञानिक हैं। तो बी एफ स्किनर या आपका जे बी वाटसन या सी या डी? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। विवेक, काफी सारे लोग यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वार्दिमर। जी हाँ दोस्तों, मैक्स वार्दिमर जो है ये गेस्टाइल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ड्रीम में सुनसान, चलिए स्थान काफी सारे लोग बता रहे हैं, लकड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? तो अभी तक आप सभी लोगों को यदि पता नहीं है तो देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को, जोहान्सबर्ग, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जोहान्सबर्ग जो है ये दक्षिण अफ्रीका का एक बंदरगाह नहीं है, बाकी सारे डरबन, पोर्ट एलिजावेथ या केप टाउन ये तीनों के तीनों है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? तो मैकाल श्रेणी में नहीं है ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। मखाना यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। जी हाँ दोस्तों, महानदी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल्कुल साफ साफ देखिए, सही सही यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सफाई से यहाँ पर जवाब दीजिए। अधोलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो ब्राजील की धारा यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया ब्राजील धारा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अधोलिखित में कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ब्राजील धारा ठंडी धारा नहीं है। पेरू और लेरबोडोर और फॉकलैंड की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित स्थानों में किसका वार्षिक तापांतरण सबसे अधिक होता है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, त्रिवेंद्रम? तो दोस्तों निम्नांकित स्थानों में किसका वार्षिक तापांतरण सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका दिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर आप विचार कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर देखिए, विचार पहले आप लोग करिए। राजऊंट को बताया जा रहा है यहाँ पे कर्नाटक एवं केरल के पश्चिमी घाटों के ढाल हैं, और यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है इस्यूस की पश्चिमी हिमालय में 2100 मीटर से 3600 मीटर तक की ऊंचाइयां हैं। और दोस्तों अखरोट की बात करें तो ये पूर्वी हिमालय की निम्न ऊंचाइयां हैं। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा सही सुलेमित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या उपयुक्त सभी? तो आप सभी लोग देख सकते हैं 74 नंबर प्रश्न में यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला है, कर्नाटक एवं
केरल के पश्चिमी घाटों के ढाल हैं, बिल्कुल राइट है। और दूसरा वाला पश्चिमी हिमालय में 2100 मीटर से 3600 मीटर तक की ऊंचाइयां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आज की इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, तो आप सभी लोग बताइए इसका गठन किसने किया था? तो मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जो है आजाद हिंद फौज का गठन किया था। और यहाँ पर आपका जो सुभाष चंद्र बोस है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ सुभाष चंद्र बोस सही है यहाँ पे, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था, इसने किया था। फिर 1942 में जो है इसे किया गया, और 1942 में जो है मोहन सिंह गिरफ्तार कर लिए गए, तो पहली आईएनए जो विघटन हो गया, तब दूसरी इंडियन आर्मी का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था सिंगापुर में, जो कि अभी तक सफलतापूर्वक चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये चीज ध्यान में रखिए, इन्होंने इस इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किया था वो कहां पर किया था? तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, सिंगापुर में किया था। कहां पे? इन्होंने कहां पर किया था? सिंगापुर में किया था। तो आप सभी लोग ये चीज ध्यान में रखिए दोस्तों। इसी के साथ जो है आज की एक क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि आप सभी के लिए यहाँ पर मैं और भी अच्छे आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्नों को मैं लेकर डेली बेसिस पर आता रहूं। वैसे आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे।